गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। गवाहों के मर जाने पर वसीयत को कैसे साबित करें, या यदि गवाह विदेश में चले गए हैं और वो आ नहीं सकते तब वसीयत कैसे साबित करें, या गवाह असक्षम हो गए, डिसेबल हो गए हैं कोई बीमारी की वजह से कि वो गवाह नहीं दे सकते, तब वसीयत कैसे साबित करें। हमारे एक व्यूअर्स ने भी ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज का वीडियो का हमारा टाइटल भी यही है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैंने वसीयत से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं और वसीयत के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैंने मेरे हर वीडियो में ये लाइन कही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लिखा है जो कागज़ पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज़ पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, ये जो कागज पर लिखा जाता है ये आखिरी फरमान लिखा जाता है। आखिरी फरमान मतलब इस फरमान के बाद अब कोई फरमान ना होगा, इसे अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। और ये आखिरी फरमान जो वसीयत के रूप में लिखा जाता है, इसमें वसीयत करता है कि अंतिम इच्छा लिखी जाती है और वो उसकी जीवित और स्वस्थ अवस्था में उसकी मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से बांटी जाएगी, वितरित की जाएगी, इस बात की उल्लेख वो उस वसीयत के अंतर्गत करता है। आज के वीडियो में हम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 पर चर्चा करेंगे और धारा 63 पर चर्चा करेंगे। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो हमारे टाइटल से भी संबंधित हैं। इसी प्रकार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 68, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जिन जिन टॉपिकों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारे टाइटल से संबंधित हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि यदि गवाह मर जाएं तो वसीयत को कैसे साबित किया जा सकता है, वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, वो क्या एविडेंस हो सकते हैं, हम क्या कोशिशें कर सकते हैं कि उस वसीयत को हम अदालत में कैसे साबित करें कि केस हम जीत जाएं। क्योंकि यदि मुकदमा कोर्ट में किसी के द्वारा पेश किया जाता है और वसीयत को चुनौती दी जाती है तो वसीयत को साबित करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सर। यदि आप वसीयत को साबित नहीं कर पाते हैं तो वो वसीयत ना साबित मान ली जाती है और वसीयत में जो संपत्ति का आपको उल्लेख किया गया है मालिक बनने का, आप वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में जिन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे उनको मैं सीरियल वाइज आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ सर, आपको एक बात और बता दूं कि इसके ऊपर मैंने एक ई बुक भी आप लोगों के लिए लिखी है, पीडीएफ जिसको हम कहते हैं। ये सारी जानकारी डिटेल उदाहरण के साथ उसके अंदर है। उसको कुल 9 अध्याय में मेरे द्वारा बनाया गया है। उनमें जो अध्याय 9 है जिन पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, मैं संक्षिप्त में आपको पढ़ के बता देता हूँ वीडियो के शुरुआत में, ताकि आपको पता लगे कि हम वीडियो के अंत तक किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 1 में है सर वसीयत के विधिक महत्व। अध्याय नंबर 2 है वसीयत के प्रमाणन के गवाह की भूमिका, अटेस्टेड विटनेस की क्या भूमिका होगी। अध्याय 3 में है जब सभी गवाह जीवित ना हो तब विकल्प क्या है, ये अध्याय नंबर 3 में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। हम वीडियो की शुरुआत इसी अध्याय से करेंगे और बाकी की डेफिनेशंस में आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा, इन अध्यायों के बाद में बताऊंगा और ई बुक से भी आपको मैं परिचित करा दूंगा। अध्याय नंबर 4 में हस्तलेख विशेषज्ञ की भूमिका क्या होगी। जब गवाह मर चुके हैं तब हस्तलेख विशेषज्ञ का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, उनको हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 5 में हस्ताक्षर पहचानने वाले व्यक्ति की गवाही। अध्याय नंबर 6 में है परिस्थिति जन्य साक्ष्य का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। अध्याय 7 में न्यायालय में आवेदन और साक्ष्य की प्रक्रिया, किस प्रकार से हम हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलवा सकते हैं, न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं, न्यायालय से अनुमति ले सकते हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि गवाह तो मर चुके हैं या उपलब्ध नहीं है या उनका पता नहीं है वो कहाँ चले गए या विदेश में हैं, तब ये सभी स्थितियां जो मैं आपको बता रहा हूँ उन पे हम चर्चा करेंगे। न्यायालयों में निर्णय और मिसालें, कुछ मैंने जजमेंट भी आपके लिए रखे हैं निकाल के सुप्रीम कोर्ट के, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से अध्याय 9 में वसीयत की सत्यता के लिए सुझाव और सावधानियां। ये कुल 9 अध्याय हैं जिन पे हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो सर बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेचीदगी और ये हालात कई बार व्यक्ति के समक्ष उपलब्ध हो जाते हैं कि वसीयत के दोनों गवाह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में इस बात की विशेष तौर से जानकारी दी है कि यदि आप वसीयत लिखते हैं तो वसीयत के गवाहों को आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि वो तंदुरुस्त हों, स्वस्थ हों, किसी भी
18 वर्ष से ऊपर का कोई भी उसमें गवाह आप ले सकते हैं और उसके ऊपर कोई आयु लिमिट नहीं है। लेकिन आपको एक सामान्य बुद्धि से देखना होगा कि वो गवाह जो है वो स्वस्थ हो, ईमानदार हो और जो है कि अच्छी समझ बूझ वाला हो, अच्छे चरित्र वाला हो, जिस पे आपको भरोसा हो, आप उसी को गवाह रखें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भले ही गवाह ना मरे, मौजूद भी हों और वो अदालत में गवाह देने आए, लेकिन वो विपक्षी पार्टी से चंद पैसों के लालच में बिक जाते हैं और आपके खिलाफ गवाही देने लगते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर को आप पहचानें कि ये गवाह जो कहीं धोखेबाज, लालची और बेईमान किस्म के तो नहीं है। इसलिए आपका जिन पे पूरा भरोसा हो उन्हीं को आप उसमें गवाह रखें। क्योंकि वसीयत एक आपका अंतिम इच्छा पत्र है, आपकी मृत्यु के बाद ही वो लागू होगा और आपके बच्चों को या आप जिसको भी देना चाहते हैं वो संपत्ति उसको प्राप्त होने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अब जब कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तब उस समय तो आप मर चुके होंगे, मृत्यु को प्राप्त कर चुके होंगे। तब यदि ऐसी स्थिति में वो गवाह जो आपने रखे हैं वो मुकर गए, उन्होंने बेईमानी कर ली, तब आप दोबारा आकर उस वसीयत को नई नहीं लिख सकते। क्योंकि प्रकृति के विधान है, प्रकृति का सिद्धांत है कि एक बार व्यक्ति जो मर जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए आपको अपनी जीवित अवस्था में इस बात का सबसे खास ध्यान रखना है कि वसीयत के गवाह विश्वसनीय आप रखें। अब हमारे आज के जो वीडियो का टाइटल है कि यदि वसीयत के गवाह मर जाते हैं तब वसीयत को कैसे साबित किया जाता है। तो आगे की जानकारी सर मैं आपको ई बुक के अंदर से दूंगा। इस ई बुक को मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार करके रखा है और इस ई बुक का जो पीडीएफ है उसकी जो लिंक है उसको मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आपको ई बुक और उसके ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे। उसके आगे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस ई बुक पर पहुंच जाएंगे मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर। 199 रुपीज मात्र कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इस ई बुक के में जो आगे से आपको जानकारी दूंगा तो जानकारी देने का भी मकसद मेरा यही है कि इस वीडियो के अंदर इन महत्वपूर्ण बातों को आप उसमें से देख, सुन और समझ लें और यदि आप उसको परचेस करेंगे तो यही पीडीएफ आपको वहां भी प्राप्त होगा। यदि आपको आवश्यक लगता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स का मुझसे कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये एक पीडीएफ है जिसको मैंने एक व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपको मेरे वीडियो के अलावा उस ई बुक में भी ये लिखित रूप में प्राप्त हो सके। तो आइए सर अब हम बिना देरी करे उस ई बुक की ओर बढ़ते हैं। आइए सर, लेट्स गो सर। सर बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर देता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 68, अधिनियम 2023 की धारा 67 और 68 दोनों बड़ी महत्वपूर्ण धारा हैं। धारा 67 में बताया गया है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स जिसे गवाहों के जरिए साबित करना आवश्यक है तो तब तक उसको साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आप उसको गवाहों से साबित नहीं कर देते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसमें यह भी बताया गया है कि वे दस्तावेज जो विल नहीं है, वसीयत नहीं है, अंतिम इच्छा पत्र नहीं है, इसको छोड़कर जो दस्तावेज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं तो उनको गवाहों से साबित करना आवश्यक नहीं है। लेकिन विल में सर आवश्यक है, ये इसमें स्पेशली बताया गया, आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये धारा इसलिए बता रहा हूं। लेकिन यदि उसका एग्जीक्यूशन करता, उसका निष्पादन करता जो डॉक्यूमेंट्स का, वही उससे इनकार कर देता है, तब ऐसी दशा में आपको उसको भी गवाहों से साबित करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन विल में तो नेसेसरी है ही कि आप उसको गवाहों के जरिए साबित करें। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में एक उसमें विशेष तौर से बताया गया है। हम इसको उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से भी समझ लेते हैं। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को हम एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड उसको करवाया गया। अब उसका विक्रेता ही उसके एग्जीक्यूशन से डिनाई कर देता है कि मैंने इस रजिस्ट्री को किया ही नहीं। तब ऐसी दशा में उसके दो जो गवाह होते हैं रजिस्ट्री के, वो क्रेता को उनको लाकर कोर्ट में साबित करना होगा। यदि उसका एग्जीक्यूशन जो है चुनौती नहीं दी जाती है, डिनाई नहीं किया जाता है, तब उसमें गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन विल एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है सर। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 में बताया गया है कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो बालिग है वही वसीयत कर सकता है। और धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, इसमें बताया गया है कि इसमें 2 साक्षी का होना जरूरी है। वसीयतकर्ता इन दोनों साक्षियों के समक्ष वसीयत पर दस्तखत करेगा और ये साक्षी भी वसीयतकर्ता के समक्ष वसीयत पर दस्तखत करेंगे। और वसीयत में क्या लिखा गया है
ये उन साक्षियों को पता भी होना चाहिए। वसीयतकर्ता के द्वारा उनको ये जानकारी भी दी जाना चाहिए कि ये मेरा अंतिम इच्छा पत्र है और मैं इसमें इस प्रकार से अपनी मेरी संपत्ति को मेरे मरने के बाद व्यवस्था में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर एक कहावत है कि सिकाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता। मतलब एक कहावत है काफी प्रसिद्ध कि सिकाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता। मतलब जो व्यक्ति ने देखा है, सुना है, उस समय जब वो न्यायालय के समक्ष, जज साहब के समक्ष विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, तो उसको आप कितना ही सिखा दो, लेकिन उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में, जो उसके अवचेतन मस्तिष्क में जो उसने आंखों से देखा है, सुना है, वो गवाह में वही कहता है। जब सामने वाले वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे सवालात पूछते हैं, कुछ सवालों के बाद वो फिर वास्तव में वो वही बात कहने लगता है जो उसने आंखों से देखी है और कानों से सुनी है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिकाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें कि वसीयत करते समय आप गवाहों को जरूर जानकारी दे दें इस वसीयत में क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अदालत में भी यही कहेंगे कि वसीयतकर्ता ने हमें बताया था, हमने इसको पढ़ लिया था और ये वसीयतकर्ता का अंतिम इच्छा पत्र है। और यदि आपने प्रोसेस अपनाई नहीं तो वो अदालत में यही कहेंगे कि सर हमको नहीं मालूम इस कागज में क्या लिखा, हमें तो सिर्फ बुलाया था और बोला था कि इस कागज पे दस्तखत कर दो, तो हमने दस्तखत कर दिए, हमें नहीं मालूम ये वसीयत है कि विक्रय विलेख पे उन्होंने दस्तखत करवाए थे। तो ऐसी स्थिति में सर आपकी वसीयत संदेह और डाउट के घेरे में आ जाएगी। हो सकता है आप केस हार भी जाए। तो इन बातों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। अब चूंकि हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि वसीयत के यदि गवाह मर जाए तो हमें क्या करना होगा, तो आइए सर हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं और उसके अध्याय 3 से हम शुरुआत करते हैं, जहां मैंने इन्हीं बातों को आपके लिए स्पेशली लिख के तैयार किया हुआ है सरल उदाहरणों के साथ। आइए सर, ई बुक शीर्षक गवाहों के मर जाने पर वसीयत कैसे साबित करें। और इसके प्रारंभ में मैंने वही 2 लाइन लिखी हैं जो वसीयत के मूल्य और महत्व को समझाती हैं। लिखा है जो कागज पर वह अंतिम फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, बड़ा ही भावुक क्षण होता है जब एक व्यक्ति वसीयत लिखता है। उसे लोक परलोक सब दिखाई देने लगता है, उसे अपने मृत्यु का एहसास होने लगता है कि ये मेरे मरने के बाद जो है कि लागू होगी। इसलिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और यदि इसको गलत लिख दिया जाता है तो फिर भविष्य में जो ना खत्म होने वाली लड़ाई जो चालू होती है वो परिवार को छिन्न भिन्न कर देती है सर। जो भाई बहन एक ही छत के नीचे रहा करते थे परिवार के लोग, वो वो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए इसको बड़ो सावधानी से लिखा जाना आवश्यक है। मैंने इस पे काफी वीडियो बनाए हैं कि बिना वकील के वसीयत कैसे तैयार करें, वसीयत पर आपत्ति के 50 तरीके, तकरीबन 50 वीडियो सर वसीयत पर मैं मेरे चैनल पर बना चुका हूं, जो अपलोड हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सर मैंने आपको इससे परिचित करा दिया। और इसके जो अध्याय है मैं आपको पहले ही परिचित करा चुका हूँ 9 अध्यायों से, जो इसमें आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें डिस्क्लेमर है, फिर प्रस्तावना है, और प्रस्तावना के बाद फिर अध्याय नंबर 1 है जिसपे हम बाद में लौट के आएंगे। जो हमारा वीडियो का टाइटल है हम पहला उसी पर चर्चा करेंगे। वसीयत का विधिक महत्व अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में जो है इसमें बताया गया, अध्याय 2 में ये वसीयत के प्रमाणन में गवाह की भूमिका क्या होगी। अध्याय 3 पे आते हैं सर, जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है, जब सभी गवाह जीवित ना हो क्या विकल्प है। यह हमारा सर वीडियो का आज का टाइटल है। इस पे हम शुरू करते हैं। नंबर 1, गवाहों की मृत्यु पर उत्पन्न स्थिति। यदि ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ये सर ई बुक ही है, मैं इसमें से आपको पढ़ के सर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो में इसको देख लें, सुन लें, समझ लें, भली भांति आप परिचित हो लें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसे खरीदें, और जब आप इसको परचेस करेंगे तब यही पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगी। मेरा बताने का भी मकसद यही है। गवाहों की मृत्यु पर उत्पन्न स्थिति पे हम क्या करेंगे। वसीयत की कानूनी वैधता सिद्ध करने के लिए 2 गवाहों का होना आवश्यक है, जो धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जैसा कि बताया गया है। और आमतौर पर उनमें से कम एक को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है। परंतु यदि दोनों सत्यापन करता गवाह जीवित ना हो, या उनका पता ना चले, या वे अक्षम हो जाएं, मतलब कोई बीमारी से, जैसे कि असाध्य बीमारी, स्मृति लोप, या विदेश में होने के कारण वो नहीं आ सकते हैं, तो वसीयत को प्रमाणित करने के लिए कुछ वैकल्पिक विधियां अपनानी पड़ती हैं जो कानून द्वारा मान्य है। वैकल्पिक स्थितियां, कुछ वैकल्पिक परिस्थितियां और कुछ वैकल्पिक विधियां हमें अपनाना पड़ती हैं जो कानूनी रूप से मान्यता प्रदान है। मतलब कानून ने इन विधियों को मान्यता दी है कि आप इन हालातों में इन विधियों को अपनाकर भी आपकी वसीयत को साबित कर सकते हैं। वो विधियां क्या होंगी उस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 है वसीयत की वैधता को सिद्ध कैसे करें। जब गवाह उपलब्ध नहीं होते
तो वसीयत की वैधता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ये सर हमारे वीडियो के टाइटल का मुख्य सार है, मुख्य आधार है और मुख्य सब्जेक्ट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। नंबर, जब गवाह उपलब्ध नहीं होते तो वसीयत की वैधता सिद्ध करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ए, हस्तलेख की पहचान द्वारा, जिसको हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी कहते हैं, यह प्रमाणित करना है कि वसीयतकर्ता और किसी एक गवाह के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उनके स्वयं हस्तलेख में है। एक बार फिर पढ़ देता हूं सर। यहां से हमारी शुरुआत है कि वसीयत के गवाह यदि मर चुके हैं तो हम क्या क्या विधियां अपना सकते हैं। उसमें सबसे प्रथम है हस्तलेख की पहचान द्वारा। यह प्रमाणित करना है कि वसीयतकर्ता और किसी एक गवाह के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उनके स्वयं हस्तलेख में है। इसके लिए अब इसको आप कैसे साबित करेंगे, इसके लिए जो तरीके हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें नंबर 1 है, अन्य दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर से तुलना की जाती है। अन्य दस्तावेज जैसे बैंक में उन्होंने कई दस्तखत किए हैं, या फिर उन्होंने कहीं पैसे जमा कराए, कहीं से पैसे निकाले, वहां दस्तखत किए हैं, या अन्य कहीं आवेदन दिए कोर्ट में, यदि उनके द्वारा कोई पहले केस लड़ा गया तो कोर्ट की जो आदेश पत्रिका होती है उस पर उन्होंने कभी दस्तखत किए हो वो और इसके अलावा ऐसे काफी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आप उनसे तुलना करके ये बता सकते हैं कि ये जो वसीयत पे दस्तखत हैं ये वसीयतकर्ता के दस्तखत हैं और ये दस्तखत उन गवाहों के भी दस्तखत हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें अब आगे मैं आपको जानकारी देता हूं कि ग्रोफोलॉजी विशेषज्ञ, जिसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट इसमें ली जाती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। वो हस्ताक्षरों की तुलना करके अदालत में गवाही देता है कि ये इसी वसीयतकर्ता के दस्तखत हैं और ये वसीयत में और ये जो अन्य डॉक्यूमेंट्स जो उनके द्वारा पहले दस्तखत किए गए थे, दोनों दस्तखत सेम और एक समान है। इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 थी तो पूर्व में, वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में तब्दील कर दी गई है। तो उसके तहत अदालत में आपको आवेदन भी पेश करना होगा और उस आवेदन में निवेदन करना होगा न्यायालय से। उसमें सभी हालात और परिस्थितियां आपको कोर्ट में बताना होंगी कि इन वजहों से आप हस्तलेख विशेषज्ञ को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं। जैसे कि वसीयत के दोनों गवाह मर चुके हैं, तब आपको उसमें स्पष्ट लिखना होगा कि सर वसीयत के दोनों गवाह की मृत्यु हो चुकी है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको कोर्ट में पेश करना होगा। और वसीयत को जो है कि हमें साबित करने के लिए हस्तलेख विशेषज्ञ की साक्ष्य हम अदालत में करवाना चाहते हैं, इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा अनुमति दी जाए। उसमें आपको आवेदन में हस्तलेख विशेषज्ञों के नाम पते भी आपको लिखना होंगे, 3-4 नाम आपको लिखना होंगे। उसका जवाब भी विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद न्यायालय के द्वारा किसी एक का चयन करके आपको अनुमति दी जाएगी। हस्तलेख विशेषज्ञ की आने जाने का खर्चा और उनकी जो भी फीस कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाए आपको कोर्ट में जमा करवाना होगी। फिर हस्तलेख विशेषज्ञ कोर्ट में उपस्थित होंगे और वो उनकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उनकी रिपोर्ट पेश करेंगे और अदालत में वो बयान पेश करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताई है सर। इसमें दस्तावेज पर तारीख, शैली, लेखन आदि का मिलान किया जाता है। तीसरा नंबर है सर कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट ली जाती है, दस्तावेज पर तारीख, शैली, लेखन आदि का मिलान किया जाता है। तो नंबर 1 विधि हो गई हमारी हस्तलेख विशेषज्ञ के बयान करवाना और हस्तलेख विशेषज्ञ के बयान के जरिए वसीयत को साबित करना। नंबर 1 विधि हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें जो दूसरी स्थिति है, निष्पादन की परिस्थितियों को दर्शाना। एक तो हस्तलेख विशेषज्ञ के आपने बयान करा दिया, अब दूसरी आपको जो परिस्थिति दर्शाना है ये भी सर बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या इसमें यह दिखाना है कि वसीयत उसी व्यक्ति द्वारा की गई थी जो संपत्ति का मालिक था। तो आपको उसके मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप कोर्ट में वो भी पेश कर सकते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी। इसके लिए आपको नंबर 1 इस बात को साबित करने के लिए, परिस्थितियों को साबित करने के लिए, नंबर 1 वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र तो आपको पेश करना ही होगा सर, वरना कोर्ट ये नहीं मानेगी कि वसीयतकर्ता मर चुका है। ये प्रथम जिम्मेदारी है आपकी। दूसरा है अस्पताल या मेडिकल रिकॉर्ड, यदि मृत्यु के पहले बीमार था। अस्पताल या मेडिकल रिकॉर्ड ये दोनों भी सर आपको कोर्ट में पेश करना होंगे यदि मृत्यु के पहले वो बीमार था वसीयतकर्ता। तीसरा है वसीयत के अन्य प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण। अन्य प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण मैं आपको उसके बारे में भी आगे समझा दूंगा। अगला है लाभार्थी की वास्तविक स्थिति, जैसे वसीयत में बताए अनुसार कब्जा मिल चुका हो। अब ये प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण सर जो हैं ये तीसरे में आ गया है, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैं आगे बताऊंगा। पड़ोसियों या परिवार के सदस्यों की गवाही आदि उपयोगी हो सकते हैं। अब इसमें ऐसी भी स्थिति बनती है कि वसीयतकर्ता ने उसके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी से कहा वसीयत लिखने के पहले कि मेरे द्वारा एक वसीयत लिखी जा रही है और उसमें मैं इस प्रकार से
मेरे बेटों को और बेटियों को संपत्ति का वितरण करना चाहता हूं, तो वो गवाह भी एक आपके लिए अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके अलावा वसीयतकर्ता ने उनके परिवार में, रिश्तेदारों में जिनको बताया, उनके भी आप गवाह कोर्ट में आप करवा सकते हैं। या वसीयतकर्ता के द्वारा उसी प्रकार की वसीयत जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन करवा दी गई, या सेम टू सेम उसकी एक कॉपी उन्होंने हाथ से भी लिख के पहले रखी हो, रफ कॉपी जिसको कहते हैं, लिखने रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, और वैसी की वैसी उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करवाई हो, तो उसको भी आप पेश कर सकते हैं कि सर ये उनके हस्तलिखित है और यही बात इसमें भी लिखी गई है, इस पे भी उनके दस्तखत हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार कंडीशन अलग अलग और बड़ी पेचीदा बन जाती है सर, जिसको बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में हर बार हर कंडीशन और हर सिचुएशन लौट के आए जरूरी नहीं है। हर बार नई परिस्थिति और नए हालात व्यक्ति के जीवन में पैदा होते हैं, तो आपके समक्ष जैसी भी हालात और परिस्थिति है, तो आप उसको उस प्रकार से समझ के इस बात का उपयोग उसमें आप कर सकते हैं जो मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है। अगला है सर, इसमें पड़ोसी या परिवार के सदस्य की गवाही आदि उपयोग हो सकते हैं। ये सर हम दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, जब वसीयत के गवाह मर चुके हों उस कंडीशन में निष्पादन की परिस्थितियों को दर्शाना, उसमें कितनी बजे वो वसीयत लिखी गई थी। अब यदि रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखी गई थी तो उस समय आपके साथ कोई और लोग भी गए थे वसीयतकर्ता के साथ, पता लग रहा है कि उनके साथ चार पांच लोग और भी गए थे और गवाह भी थे, और वसीयत गिरीता नहीं था उसमें, उनकी भी आप गवाही करा सकते हैं। उसमें आप बता भी सकते हैं कि दिन में 11 बजे हम इस वाहन से गए थे, और यदि उस वाहन में जैसे कि उनके द्वारा ऑटो किया गया किराए से, और ऑटो का जो मालिक है वो उनके मोहल्ले में पड़ोस में ही रहता था, तब उन्होंने उस ऑटो में बैठे रहने के दौरान उनके मित्रों से चर्चा की, और चूंकि वो पड़ोस में रहता था ऑटो का ड्राइवर, तो उसको भी बताया कि मैं मेरे पुत्रों के और पुत्रियों के हक में वसीयत करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर जा रहा हूँ, इसलिए आपका ऑटो करा है। और वहां उसके मित्रों से जो चर्चा कर रहा था, तो उस ऑटो ड्राइवर के द्वारा सारी बातें सुनी गई थी और उसको सभी बातें याद भी थी, तो आप उसका भी गवाह करा सकते हैं सर। उसके ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर के कागज भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑटो को किराए से करके रजिस्ट्रार ऑफिस में वसीयत करता गया था, उनके साथ ये लोग थे, ऑटो ड्राइवर भी था। ये सभी महत्वपूर्ण गवाही होती हैं। इसकी धारा 68 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। ये वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको इसकी विस्तृत व्याख्या बता चुका हूं, बुक के अंदर से भी, और इसको मैं और सरल शब्दों में जो तैयार किया है, ये हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है सर। जब किसी दस्तावेज को प्रमाणित करना आवश्यक हो, जैसे वसीयत को, तो कम से कम एक सत्यापन करता गवाह को कोर्ट में बुलाना होता है। अपवाद है, अगर कोई भी गवाह जीवित नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो फिर साक्ष्य अधिनियम की अन्य धाराओं जैसे 69, इसमें मैं सर 67 और बढ़ा देता हूँ, जो इसमें रह गया था 67 और 67 और ये 68, दो धाराएं और बढ़ा दी मैंने, और भी काफी धाराएं इसमें हैं जो मौजूद है। इन धाराओं का आधार से आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वीडियो में अभी बताया है। तीसरा पॉइंट है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67, ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। मेरे कई व्यूवर्स कहते हैं कि हिंदी शब्द काफी कठिन है, समझ में नहीं आते हैं, अंग्रेजी भी आप पढ़ दिया करें, तो सर मैं आपको लाइन पढ़ देता हूँ। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until once attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution. If there be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence. आगे इसमें बताया है, provided that it shall not be necessary to call a attesting witness in proof of the execution of any documents not being a will which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act 1908, unless the execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. ये सर मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, और धारा 68 में दिया हुआ है इसमें, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। तो इसमें बताया, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, इट मस्ट बी प्रोविड दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इन हिज
हैंड राइटिंग and that the signature of the person executing the documents is in the handwriting of that person। ये इसमें सर बताया गया है, मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा है क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने कमेंट्स में कहा भी था कि इंग्लिश शब्द कुछ हिंदी शब्द कुछ ऐसे डिफिकल्ट होते हैं जो समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए पूरी मैंने आपको इसको इंग्लिश में सर पढ़ के बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका सरल उदाहरण से हम इसको एक समझते हैं। सर उदाहरण से हमें काफी अच्छी समझ में आती है चीजें। राम ने अपनी वसीयत 2020 में बनाई थी। राम ने अपनी वसीयत 2020 में बनाई थी। श्याम और घनश्याम ने उस पर हस्ताक्षर किए थे गवाहों के रूप में। राम की मृत्यु 2023 में हो गई। अब 2025 में जब वसीयत को प्रबंधित करना है तो पता चलता है कि श्याम और घनश्याम दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या किया जाएगा सर ऐसी स्थिति में? इसमें उपाय नंबर 1 है, वसीयत पर राम के हस्ताक्षर को पहले से ज्ञात दस्तावेजों से मिलाया जाएगा, जैसे बैंक फॉर्म, आधार कार्ड पर जो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे आदि। नंबर दूसरा उपाय होगा इसमें श्याम या घनश्याम के हस्ताक्षर को भी इसी तरह प्रमाणित किया जाएगा, दोनों गवाहों के भी। तीसरा है किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की गवाही ली जा सकती है कि उन्होंने राम को या वसीयत बनाते देखा या सुना था। और चौथे नंबर पे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली जा सकती है। ये चारों उपाय सर इसमें अपनाए जा सकते हैं, इस उदाहरण में बताया गया है। पांचवा नंबर है व्यवहारिक टिप्स वकीलों के लिए ई बुक हेतु मूल्यवर्धन है। वसीयत बनवाते समय 2 गवाहों के मोबाइल नंबर और पहचान प्रमाण पत्र संलग्न कर दें सर आप, तो काफी अच्छा रहेगा। आधा आईडी नंबर भी डाल दें, मोबाइल नंबर भी लिख दें आप उसमें। यदि संभव हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग रखें जिससे सिद्ध हो सके कि वसीयत स्वेच्छा से बनाई गई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपत्ति ली जाती है कि धोखाधड़ी से वसीयत बनाई गई, दबाव में बनाई गई, या बेहोशी की हालत में अंगूठा दस्तखत करवा लिए गए, या मरणासन हालत में थे और वसीयत पे दस्तखत करवा लिए गए, या झूठ बोलकर कि ये नामांतरण के कागज हैं आप दस्तखत कर दो और वसीयत पर दस्तखत करवा लिए गए। ऐसे बहुत से आधार हैं। कुल मैंने तकरीबन 50 आधार सर, एक आधार नहीं, कुल 50 आधार तैयार करे हैं। वो वीडियो अपलोड है कि वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, उसमें मैंने 50 तरीके ढूंढ के आप लोगों के लिए तैयार करे हैं उस वीडियो में, और उसकी ई बुक भी तैयार करके उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड कर दी उन 50 तरीकों की। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5, 6, 7 आपको बताएं, ऐसे 50 और भी हो सकते हैं सर, कि इन परिस्थितियों को यदि सामने आता है तो फिर उसको वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। तो जिसका हित प्रभावित होता है वो हर व्यक्ति उसको चुनौती दे सकता है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर हम, कि किसी सरकारी अधिकारी या अधिवक्ता को गवाह बनाना प्रमाणन के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो इसमें अध्याय 3 का सारांश चार्ट के जरिए भी बताया गया है। अब अध्याय 4 में हम देखते हैं सर हस्तलेख विशेषज्ञ की भूमिका क्या होगी, हस्ताक्षर की पहचान कैसे होती है। जब वसीयत को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष गवाह अटेस्टिंग विटनेस मौजूद नहीं होते और उस पर किए गए हस्ताक्षर को लेकर विवाद उठता है, तब अदालत हस्तलेख विशेषज्ञ, जिसे हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, की मदद लेती है। विशेषज्ञ वसीयत पर किए गए हस्ताक्षरों की तुलना वसीयतकर्ता के पहले के दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों से करता है और यह तय करता है कि हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हैं या नहीं, और उसकी रिपोर्ट पेश करता है। हस्ताक्षर की पहचान के लिए विशेषज्ञ क्या करता है? नंबर 1 है वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर का स्कैन करता हो, नंबर 1। नंबर 2 है वसीयतकर्ता के पहले के बैंक दस्तावेज, आईडी प्रूफ, रसीद या अन्य सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से उसकी तुलना करता है, उसका वो मिलान करता है। नंबर तीसरी स्थिति है जांच करता है कि लेखन की गति, झुकाव, दबाव, अक्षरों की बनावट एक जैसी है या नहीं। क्या क्या करता है सर? लेखन की गति मतलब कितनी स्पीड में लिखा गया है। एक व्यक्ति बहुत तेज गति में लिखता है और एक स्लो गति में लिखता है, तो वो गति की भी वो जांच करते हैं कि ये फास्ट गति में लिखा गया है कि स्लो गति में लिखा गया है। झुकाव कि अक्षरों का झुकाव किस ओर है, और दबाव मतलब लिड दबा के और गड़ा के उसमें लिखा गया है या हल्के हाथों से लिखा गया है। ये सभी चीजों से वो मिलान करता है पुराने और नए दस्तावेजों में। और अक्षरों की बनावट एक जैसी या अलग है, और एक जैसी या नहीं, इन सभी बातों पे वो उसकी विशेषज्ञ की जांच की जाती है। ये इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होता है। इन सबको करने के बाद वो रिपोर्ट पेश करता है। विशेषज्ञ की राय को कानून में राय साक्ष्य, ओपिनियन एविडेंस कहा जाता है सर, एविडेंस एक्ट में। इस राय का उद्देश्य न्यायालय की सहायता करना होता है, क्योंकि न्यायाधीश स्वयं हस्तलेखन या तकनीकी पहलुओं के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वो जज साहब होते हैं, वो गुण दोषों के आधार पर फैसला करते हैं, वो स्वयं जांच नहीं करते हैं, ना ही वो उसमें वो विशेषज्ञ होते हैं। हो सकता है कि जज साहब ने सिविल जज की एग्जाम पास करने के पहला
कोई हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट का कोर्स भी कर लिया हो तो वो ज्ञाता भी हो, उनको नॉलेज भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उनकी जो जज साहब की जो भूमिका है जो जजमेंट देने की, तो उसमें ये कार्य हस्तलेख विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जाता है, जिसको जज साहब के द्वारा आदेशित किया जाता है, आदेश के द्वारा। किन मामलों में विशेषज्ञ की राय ली जाती है? इसमें हस्ताक्षर या लेखन की असलियत पर विवाद हो तब विशेषज्ञ की राय ली जाती है। किसी दस्तावेज की सत्यता या कृत्रिमता पर संदेह हो तब हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट की राय ली जाती है। दस्तावेज की कालक्रम, एज को लेकर कोई प्रश्न हो, दस्तावेज कितना पुराना है, नया है या पुराना है, तो उस पर भी हस्तलेख विशेषज्ञ की राय इसमें ली जाती है। विशेषज्ञ की जो राय है अदालत में एक सहायक साक्ष्य मानी जाती है। अंतिम निर्णय न्यायालय ही करता है, लेकिन विशेषज्ञ की राय को प्रामाणिकता सिद्ध करने में उपयोग में लिया जाता है। अब इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 है उसमें विशेषज्ञ की राय के बारे में बताया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसमें 45 ही है, और नए में संभवतः इसे 39 कर दिया गया है। तो ये क्या कहती है सर? वो ये सर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ ज्यादा। जब न्यायालय को किसी ऐसे विषय पर राय की आवश्यकता हो जो विज्ञान, कला, कानून, पहचान या तकनीकी ज्ञान से जुड़ा हो, जैसे कि हस्तलेख, उंगलियों के निशान, चिकित्सा आदि, तो विशेषज्ञ की राय को सुसंगत माना जाता है। 45 एविडेंस एक्ट में बताया गया है, मतलब एविडेंस एक्ट में बताया गया धारा 45 में, और नए में जो बताया वो उसमें भी यही स्थिति है। उसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं सर। एक, रमेश की माँ वसीयत पर हस्ताक्षर को रमेश की बहन चुनौती देती है। रमेश की माँ की वसीयत पर हस्ताक्षर को रमेश की बहन चुनौती देती है। कोर्ट एक हेड राइटिंग एक्सपर्ट से राय मंगवाता है जो वसीयतकर्ता के पुराने दस्तावेजों की तुलना करके बताता है कि हस्ताक्षर असली हैं। ये हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट की भूमिका होती है। अदालत इस विशेषज्ञ राय को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगी। इसी प्रकार से धारा 45 है एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में परीक्षक की राय के बारे में बताया गया है। ये सर ये चूंकि हमारे टॉपिक से संबंधित है कि जब वसीयत के गवाह मर जाएं तब हमें क्या विधियां अपनाना चाहिए, ये उसी से संबंधित है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में यदि दस्तावेज डिजिटल रूप में हो, जैसे स्कैन की गई वसीयत पीडीएफ, और उसमें संशोधन या छेड़छाड़ का संदेह हो कि इसमें कोई छेड़छाड़ करके तब्दीली की गई है, तो कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक विशेषज्ञ से राय ले सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 में विशेषज्ञों की राय के बारे में बताया है सर, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था ऊपर। ये धारा 39 है, कन्फर्म हो चुकी है जो मैंने ई बुक में लिखी है आगे। इसमें भी सर यही कुछ बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताया। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की है सर। इसका उदाहरण है, वसीयतकर्ता शिव नारायण ने अपने जीवन काल में बैंक फॉर्म और चिट्ठियों पर हस्ताक्षर किए थे। वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर को उनकी बहन चुनौती देती है। अब इसमें कार्रवाई क्या होगी? कोर्ट एक हस्तलेख विशेषज्ञ नियुक्त करता है और पुराने दस्तावेज और वसीयत की तुलना कर बताता है कि हस्ताक्षर शिव नारायण के ही हैं। इसमें जो धारा है एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 45 है, और एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 39 है। दोनों एक ही है सर, बदल के तब्दील कर दिए गए हैं क्योंकि नया एक्ट लागू कर दिया गया है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की सत्यता, किसी वसीयत की स्कैन कॉपी पीडीएफ पेश की गई है लेकिन उसमें छेड़छाड़ का शक है, तो कोर्ट डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ से राय लेता है कि क्या वसीयत की स्कैन की गई प्रति में कोई एडिटिंग या टेम्परिंग हुई है, तो इसी के लिए उसको बुलाया जाता है। इसमें कानूनी आधार है सर जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको चार्ट के जरिए समझाया गया और अध्याय 4 का हम निष्कर्ष भी देख लेते हैं। जब वसीयत की प्रमाणिकता विवादित हो और गवाह न हो तो हस्तलेख विशेषज्ञ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ की राय कोर्ट को तकनीकी रूप से मदद करती है, परंतु निर्णय न्यायालय द्वारा अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर लिया जाता है। ये नहीं है कि आपने करा दी तो आप केस जीत गए। ये आपका भरसक प्रयास है, आपकी भरसक कोशिश है अदालत में केस जीतने की। उसके बाद फैसला जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा। हर चीज को देखते समझते हुए, गवाहों का अवलोकन करते हुए, गवाह को सुनने और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन को देखने के बाद हर चीज को बारीकी से देखा जाता है न्यायालय के द्वारा। उसके बाद फिर डिसीजन दिया जाता है। नए साक्ष्य अधिनियम की धारा 2023 की धारा 39 इस भूमिका को आधुनिक संदर्भ में अधिक व्यापक बनाती है। अब इसमें अध्याय 5 में आ जाते हैं सर, हस्ताक्षर पहचानने वाले व्यक्तियों की गवाही, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के ऊपर भी किया है। पारिवारिक सदस्य परिचित की गवाही का महत्व। जब वसीयत को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष गवाह अटेस्टिंग विटनेस जीवित ना हो या अनुपस्थित हो, तो न्यायालय उन व्यक्तियों की गवाहियों को स्वीकार कर सकती है जो वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या लेखन शैली से परिचित हों। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। सालों से लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके लेखन शैली और दस्तखत देख के भी पहचान जाते हैं लोग। क्या
ये उसके हस्ताक्षर हैं, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण एविडेंस होता है सर इसमें। जो वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या लेखन शैली से परिचित हो, जिन्होंने पहले भी वसीयतकर्ता के दस्तावेज देखे या उन पर उन्हें हस्ताक्षर करते देखा है, यह गवाही विशेष रूप से उपयोगी होती है। क्यों उपयोगी होती है सर? जब वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को सिद्ध करना हो, तब वसीयत के निष्पादन की परिस्थितियों को स्पष्ट करना पड़ता है, तब यह एविडेंस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो धाराएं लागू होती है 47 है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, एविडेंस एक्ट की धारा 47। कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर से परिचित है, जिसके विषय में प्रश्न है कि उसकी राय इस विषय में सुसंगत है कि वह हस्तलेख उसी व्यक्ति का है या नहीं। इसको एक उदाहरण से सर समझ लेते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। रमेश अपने चाचा सुरेश के साथ कई वर्षों तक बैंक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता रहा है। अब सुरेश की वसीयत पर हस्ताक्षर को लेकर विवाद है। कोर्ट रमेश की गवाही स्वीकार कर सकती है क्योंकि वह सुरेश के हस्ताक्षर से परिचित है। ये एक उदाहरण है, आपको समझाने के लिए सर तैयार किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 41, हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। ये ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं सर, लेकिन मैंने दोनों की धाराओं को इसमें लिखा है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख या हस्ताक्षर से परिचित है, तो उनकी राय उस विषय से सुसंगत मानी जाएगी कि हस्तलेख या हस्ताक्षर वास्तव में उसी व्यक्ति के हैं। धारा 41 का जो मूल प्रावधान है वो इसी बारे में बताया गया है। धारा 40 का कहती है विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। जब अदालत को किसी विषय विशेष जैसे हैंड राइटिंग पर निर्णय लेना हो, तो विशेषज्ञ की राय पर विचार कर सकती है। विशेषज्ञ कौन हो सकते हैं? हस्तलेख विशेषज्ञ नंबर 1, जिसको हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी कहते हैं। नंबर 2 है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और नंबर 3 है डॉक्यूमेंट एनालिस्ट। ये 3 तरीके के होते हैं जिनको अदालत उसमें राय के लिए बुला सकती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण देखें कि यदि कोई वसीयत दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत होता है, मतलब अदालत में पेश हुआ, गवाह नहीं है लेकिन दस्तावेज पर हस्ताक्षर है, कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो हस्ताक्षर पहचानता है, तो वह व्यक्ति धारा 41 या धारा 46 के अंतर्गत साक्ष्य दे सकता है। ये हमारे सभी वीडियो के टाइटल से संबंधित है। इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं। सीता देवी ने एक वसीयत बनाई जिसने अपने पुत्र राजू को संपत्ति दी। वसीयत पर सीता देवी और 2 गवाहों के हस्ताक्षर थे। दोनों गवाह अब मृत हैं। सीता देवी के छोटे भाई मोहनलाल ने गवाही दी कि उन्होंने कई बार सीता के हस्ताक्षर देखे हैं, जिसे बैंक पासबुक चिट्ठियों आदि पर, तो उनकी गवाह उसमें सुसंगत मानी जाएगी। न्यायालय क्या करेगा? मोहनलाल की गवाही को एविडेंस एक्ट के अंतर्गत स्वीकार करेगा। यदि कोई विवाद हुआ तो न्यायालय धारा 40 के तहत हैंड राइटिंग विशेषज्ञ से भी रिपोर्ट मंगवा सकता है। 39 और 45 जो तीनों अलग अलग उसमें बताई गई हैं। ये चार्ट के द्वारा भी सर समझाया गया इसमें। इसका जो निष्कर्ष है सर हम समझ लेते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति जो वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को पहचानता हो, उसकी गवाही पूरी तरह वैध और उपयोगी होगी। ये जब वो स्थिति जो हमारे वीडियो के टाइटल में है उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यदि आवश्यक हो तो कोर्ट विशेषज्ञ की राय पर भी निर्भर हो सकता है। यह प्रक्रिया वसीयत को प्रमाणित करने का एक प्रभावी विकल्प है। छठा है सर, ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित अध्याय है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य का प्रयोग। क्या होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य? सर्कमस्टेंटल एविडेंस। परिस्थिति जन्य साक्ष्य वह होता है जो सीधे किसी तथ्य को सिद्ध नहीं करता, बल्कि उस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उसे परोक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है। उदाहरण, यदि किसी मृत व्यक्ति की जेब में आरोपी की अंगूठी मिले, तो यह परिस्थिति जन्य साक्ष्य है कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद था। ये जेब में आरोपी की अंगूठी मिले, एक ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का एक जूता वहां गिर गया, वो अपराध करने में हड़बड़ाहट में एक जूता उसका वहां रह गया और वो भाग गया, या उसका रुमाल गिर गया, या उसका चश्मा गिर गया, या उसकी लीड गिर गई, या उसका कपड़े का कोई हिस्सा कहीं उलझ के फट के वहां रह गया। तो ये सब चीजें उसमें सर परिस्थिति जन साक्ष्य में मानी जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लोग किसी को फंसाने के लिए अंगूठी को जेब में रख देते हैं जानबूझ के। बड़े शातिर और चालाक बदमाश होते हैं सर, तो अंगूठी को जेब में रख दिया, तलाशी ली गई तो कि उनकी अंगूठी है ये, तो उनका वो अपराधी है। तो ऐसा नहीं होगा, उसकी पूरी जांच की जाएगी और निर्दोष को छोड़ा जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। जो सीबीआई है वो बड़ी गहनता से जांच करती है, न्यायालय के द्वारा भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाता है, पुलिस विभाग के द्वारा भी बड़ी जांच पड़ताल की जाती है। तो ये तो खैर हम एक परिस्थिति जन साक्ष्य पे बात कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं हम। उसमें उदाहरण हो गया सर हमारा। अब इसमें इनडायरेक्ट एविडेंस की वैधता। परिस्थिति जन्य साक्ष्य पूरी तरह वैध और स्वीकार्य होता है। न्यायालय ने कई बार कहा है कि यदि परोक्ष साक्ष्य इतना मजबूत और निरंतर हो कि वह केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता हो, तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य जितना ही प्रभावशाली हो सकता है। न्यायालय की दृष्टि में इसका जो महत्व है
वो इसमें बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ने भी कुछ सिद्धांत इसमें पारित किए हैं जो इसमें बताए गए हैं कि परिस्थितियां मिलकर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे तो अदालत उसी आधार पर निर्णय दे सकती है, भले ही प्रत्यक्ष गवाह ना हो। तो ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी में धारा 114 है जो प्रिजम्पशन के बारे में बताती है एविडेंस एक्ट में, कि वे तथ्य जो सामान्य मानव अनुभव पर आधारित अनुमान से सिद्ध किए जा सकते हैं। तो उसमें प्रिजम्पशन करेगा न्यायालय, एक अवधारणा करेगा कि हाँ ये घटना या ये दस्तावेज लिखा गया है। किस प्रकार से? कि यदि दो पक्षों में से एक ऐसा पक्ष है जो दूसरे पर अत्यधिक विश्वास करता है, जैसे वकील और मुवक्किल, डॉक्टर और मरीज, गुरु और शिष्य, पिता और बेटा। मुवक्किल और डॉक्टर, मरीज और मुवक्किल, नंबर एक वकील और मुवक्किल, नंबर दो डॉक्टर और मरीज, नंबर तीन गुरु और शिष्य, नंबर चार पिता और पुत्र। तो इस परिस्थिति में अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि विश्वास करने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं चाहेगा, मतलब इतने नजदीकी और क्लोज संबंध हैं, तो वो न्यायालय उनकी साक्ष्यों पर को भी महत्व देगा और उनको भी गवाह में स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर पिता ने बेटे के नाम वसीयत लिखी, पिता ने बेटे के नाम, बाद में दूसरे रिश्तेदार वसीयत को जाली बताते हैं। कोर्ट यह मान सकती है कि यदि पिता और पुत्र के बीच संबंध अच्छे थे और पुत्र का पूरा भरोसा था तो वसीयत स्वाभाविक और विश्वास पर आधारित है। इसी में धारा 111 जो 2023 की है एविडेंस एक्ट की, ये धारा 114 का स्थान लेती है। भाषा में बदलाव और तकनीकी अद्यतन के साथ इसका मूल तात्पर्य वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। और इसको हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें रामनाथ ने अपने जीवन में अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, पढ़ाई, शादी, मकान। बाद में उन्होंने बेटी के नाम वसीयत भी की। बेटे ने कोर्ट में कहा कि वसीयत नकली है। कोर्ट का दृष्टिकोण 114 जो एविडेंस एक्ट है और 111 जो 2023 के एविडेंस एक्ट की है, एक ही है दोनों। यह मान सकती है कि रामनाथ का अपनी बेटी पर विश्वास था और वसीयत उसी के विश्वास के आधार पर की गई है। उदाहरण नंबर 2 सर हम देख लेते हैं। कोई वसीयत करता मृत्यु से पहले लगातार उसी व्यक्ति के साथ रह रहा था और उसी के नाम वसीयत करता है। कोर्ट का निर्णय या परिस्थिति इस बात को साबित करती है कि वसीयतकर्ता को उस व्यक्ति पर विश्वास था। यह परिस्थिति जन साक्ष्य बन जाती है कि वसीयत प्राकृतिक और स्वैच्छिक थी। नंबर अगला है सर, इसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य को इसमें चार्ट में भी दर्शाया गया है। वसीयत के मामलों में जब प्रत्यक्ष गवाह ना हो या गवाहों की मृत्यु हो गई हो तब निम्नलिखित बातों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। वसीयतकर्ता की बीमारी और देखभाल करने वाला वही व्यक्ति है, ये विश्वास का संकेत देता है। संपत्ति पर लंबे समय तक कब्जा वसीयत की वैधता का समर्थन करता है। वसीयत करने का स्वाभाविक कारण वास्तविक मंशा की पुष्टि करता है। तो इसमें जो अध्याय 6 का जो निष्कर्ष है सर हमारा, उसको मैं आपको बता देता हूँ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य वसीयत की सत्यता सिद्ध करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। और ये धाराएं 114, 111 एविडेंस एक्ट की सामाजिक और व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर न्याय करने का अधिकार देती हैं। जब प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्ध हो तब ये धाराएं न्याय के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। अध्याय 7 में सर न्यायालय में आवेदन और साक्ष्य की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जब किसी वसीयत पर सवाल उठता है, उसको चुनौती दी जाती है कि असली है या नकली है, तब सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हुई या नहीं, वसीयत के निष्पादन में किसका अधिकार है या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। तो इसका जो फैसला है न्यायालय और कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। न्यायालय में वसीयत को साबित करने के लिए कुछ खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे दस्तावेजों की पेशी, एफिडेविट, रिपोर्ट और गवाहों की गवाही। ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साबित करने के लिए क्या क्या दस्तावेज पेश किए जाते हैं वसीयत को, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर। नंबर 1 है वसीयत का मूल प्रमाण, ओरिजिनल विल। वसीयत का मूल दस्तावेज ओरिजिनल कॉपी सबसे अहम होता है। नंबर दूसरा है इसे आवेदन के साथ न्यायालय में पेश करना होता है। ये हो गया नंबर ए। अब बी में आते हैं। नंबर 1 मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट आपको पेश करना जरूरी है, वरना कोर्ट मानेगी नहीं कि वो व्यक्ति मरा है या जीवित है। वसीयत तब प्रभावी होती है जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाए। नंबर दूसरा, इसलिए कोर्ट में प्रमाणित कराने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, नेसेसरी है। नंबर सी है सर एफिडेविट, शपथ पत्र जिसे कहते हैं। शपथ पत्र वह दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति लिखित रूप से सत्य घटना की शपथ लेता है। वसीयत में शामिल गवाहों या वकील द्वारा एफिडेविट दाखिल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वसीयतकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ था, उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे, गवाह उसकी उपस्थिति में मौजूद थे, ये उसमें लिखा जाता है। उदाहरण से हम इसको देख लेते हैं सर। श्याम ने अपने चाचा की वसीयत में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया था। जब कोर्ट में वसीयत को साबित करने के लिए एक एफिडेविट देकर पुष्टि करता है कि वसीयतकर्ता ने उसी के सामने हस्ताक्षर किए थे,
तो वह पूरी तरह होश में था। तो ये इसको इस प्रकार से उदाहरण जो मैंने आपको समझाया इस प्रकार से भी इसको साबित किया जा सकता है। रिपोर्ट जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट, अगर वसीयत में हस्ताक्षर या हस्तलेख को लेकर विवाद है तो न्यायालय हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट मंगवा सकती है। यह रिपोर्ट साक्ष्य मानी जाती है। एविडेंस एक्ट के तहत गवाहों की गवाही, अगर गवाह जीवित हैं तो उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है और उनसे सवालात पूछे जाते हैं और गवाहों के जरिए वसीयत को साबित किया जाता है और उनका बयान न्यायालय रिकॉर्ड में दर्ज होता है न्यायालय में जज साहब के समक्ष। न्यायालय में प्रस्तुतिकरण की विधि पे भी हम चर्चा कर लेते हैं सर इसमें, कि न्यायालय में प्रमाण पेश करने की एक नियमित विधि होती है जिसे प्रमाण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रूफ भी कहा जाता है। वह इस प्रक्रिया इस प्रकार होती है। स्टेप नंबर 1, क्या स्टेप नंबर 1? आवेदन याचिका। वसीयत की निष्पत्ति हेतु संबंधित व्यक्ति जैसे लाभार्थी, उत्तराधिकारी कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन या प्रोबेट याचिका दायर करता है। धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, जिसके तहत प्रोबेट न्यायालय में पेश किया जाता है। प्रोबेट में मतलब न्यायालय के द्वारा वसीयत को सही और वैलिड घोषित कराने के लिए कार्रवाई की जाती है, ताकि यदि एक बार अदालत के द्वारा प्रोबेट दे दिया जाता है तो ये माना जाता है कि वसीयत विधि अनुसार सत्य एवं सही है और जिसके हक में लिखी गई है वो उसका निष्पादन करवा के उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं इसमें प्रोबेट याचिका का। मोहन ने कोर्ट में आवेदन दिया कि उसके पिता की वसीयत के अनुसार उसे संपत्ति का अधिकार मिले। उसने प्रोबेट पिटीशन दायर की। दस्तावेज क्या संलग्न करना होंगे सर प्रोबेट पिटीशन में, वो भी बता देता हूँ। मूल वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न किए जाएंगे। एफिडेविट दाखिल करना, ये भी याचिका के साथ लगाया जाएगा। वकील या गवाह एफिडेविट दाखिल कर वसीयत की वैधता की पुष्टि करते हैं। गवाहों की पेशी, यदि आवश्यक हो तो गवाहों को तलब कर उनकी गवाही कोर्ट में रिकॉर्ड की जाती है। स्टेप 4 हो गई सर। स्टेप 5 है दस्तावेज की जांच और आपत्ति। सामने वाला पक्ष जिसे वसीयत से आपत्ति हो वह दस्तावेज को चैलेंज कर सकता है। कोर्ट दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर सकता है। स्टेप नंबर 6 है ऑर्डर जजमेंट। यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि वसीयत सही और कानूनी है तो प्रोबेट सक्सेशन सर्टिफिकेट या अधिकार पत्र जारी कर देता है। अब न्यायालय की जो भूमिका है सर इसमें, उसको भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वसीयत क्या जांच करता है न्यायालय? नंबर 1 वसीयत करता है कि मानसिक स्थिति, गवाहों की विश्वसनीयता, दस्तावेजों की सत्यता और संदेह की स्थिति, ये न्यायालय के द्वारा खास तौर से उसमें जांच की जाती है। यदि सब कुछ वैध हो तो अदालत वसीयत को प्रमाणित कर देती है। इसमें कुछ बिंदु भी है सर, निष्कर्ष भी है और अंत में जो लास्ट में है कि अगर आप वसीयत से संबंधित किसी मामले में पक्षकार हैं तो सही दस्तावेज, उचित आवेदन और प्रमाणित साक्ष्य के साथ ही न्यायालय से निर्णय प्राप्त आप कर सकते हैं। अब इसमें सर मैंने प्रोबेट याचिका को भी आप लोगों के लिए इस ई बुक के अंदर शामिल कर दिया है कि प्रोबेट याचिका किस प्रकार से लिखी जाएगी। ये अध्याय 7 में है। धारा 276 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत होती है, ये उसकी सर पूरी ड्राफ्टिंग है जो आप देख रहे हैं। अभी मैं इसकी याचिका पर सर इस वीडियो में कोई डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा वीडियो है कि यदि वसीयत के गवाह मर जाएं तो वसीयत कैसे साबित करें, मैं उसी बात पे आपसे चर्चा करूंगा और कानूनी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। लेकिन आपको बता दूं मैं कि आप ये देख रहे हैं प्रोबेट याचिका, प्रोबेट पिटीशन अंडर सेक्शन 276 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ये आप पूरी ड्राफ्टिंग है जो ई बुक के अंदर प्रिंटेड है, ये मैंने तैयार की है और इसको एक उदाहरण से भी मैंने तैयार की है कि 25 लाख नगद और 90 लाख मूल्य के 3 प्लाट हैं, तो उसमें प्रोबेट याचिका किस प्रकार से तैयार की जाएगी, इस पे सर मैं एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगा स्पेशल, वरना वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा। तो ये आपको खाली मैं शॉर्ट में परिचित करा रहा हूँ, यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये प्रोबेट याचिका की 2 ड्राफ्टिंग है जो एक मेरे आपके गाइडलाइन के लिए तैयार की गई हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ और इसमें आता है न्यायालयों के निर्णय और मिसालें। मैं सीधे न्यायालयों के निर्णय पे चलता हूँ सर, आपको बिना देर किए। HV वेंकटचला लेंगर वर्सेस BN थिमंजमा 1959 AIR 443 SC। बड़े स्पेशल नाम है सर, वो पढ़ने में ऐसे ही आते हैं। वसीयत के प्रमाणन में न्यायालय ने स्पष्ट किया इस जजमेंट में कि केवल तकनीकी रूप से गवाहों का हस्ताक्षर काफी नहीं है, यह भी प्रमाणित होना चाहिए कि वसीयतकर्ता ने अपने पूर्ण होशाहवास में दस्तावेज बनाया और गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए। उदाहरण भी देख लें सर इसका। अगर किसी वसीयत में 2 गवाहों के हस्ताक्षर हैं लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा है कि उन्होंने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा तो वसीयत अवैध हो सकती है। दूसरा जजमेंट है सर, एक मिनट सर, स्क्रॉल होके कुछ ज्यादा ऊपर चला गया, मैं आपको मुकाम पे लेके चलता हूँ। ये एक जजमेंट हो गया सर आपका। दूसरा जजमेंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का है
ASR श्रीनिवास विरुद्ध पद्मावथम्मा 2010 ACC 274। परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वसीयत के निष्पादन में किसी प्रकार की संदेह की छाया हो तो वसीयत की वैधता खंडित मानी जा सकती है। इसी प्रकार से इसमें जो अगला जसवंत कौर विरुद्ध अमृत कौर 1977 ACC 369, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वसीयत में किसी को अन्य उत्तराधिकारियों को पूरी तरह वंचित कर दिया गया हो। इस जजमेंट में बताया है कि किसी उत्तराधिकारी को वंचित कर दिया पूरी तरीके से, तो अधिक सख्ती से उसको साबित करने की आवश्यकता होगी। इसमें जो सीख है सर कि ऐसी वसीयतों में न्यायालय यह देखेगा कि निष्पादन प्रक्रिया कितनी विश्वसनीय है, क्योंकि उत्तराधिकारियों को क्यों वंचित किया गया आखिर, एक संदेह पैदा करता है। उदाहरण के तौर पे पत्नी भी जीवित है और बेटे भी जीवित हैं, बेटियां भी जीवित हैं। मेरे एक व्यूअर्स ने सवाल भी किया है इसमें, जो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके की, यदि पत्नी जीवित है उसके बाद भी उसका वसीयत में कोई जिक्र नहीं किया और उसकी वसीयत कर दी गई, तब इसी दशा में क्या होगा। तो ये कंडीशन क्या होता है सर कि डाउट पैदा करती हैं वसीयत में। क्या है कि पत्नी जब हैं और बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वसीयतकर्ता का स्नेह सभी के लिए समान है, पत्नी के लिए भी, पुत्र पुत्रियों के लिए भी। वो पता लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी को वसीयत कर दी गई, तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो पत्नी को भी भूल गया, बच्चों को भी भूल गया और किसी तीसरे पक्ष में वसीयत कर दी। तो ये देखा जाएगा कि क्या इसमें कुछ छल कपट हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, या ब्लैकमेलिंग हुई है, या डरा धमका कर, या बहुत मरणासन हालत में अंगूठे लगवा लिए गए। ये सब फिर जांच का विषय बनता है सर, और उसको चुनौती दी जा सकती है, प्रोबेट जैसी दाखिल होता है उसी समय। इसमें सर हम आगे देख लेते हैं। अगला जजमेंट है इसमें पेंटाकोटा सत्यनारायण विरुद्ध पेंटाकोटा शेथरमन्ना 2005 8CC 67। ये भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें केवल वसीयत के रजिस्ट्रेशन से उसकी वैधता सिद्ध नहीं होती, यदि एग्जीक्यूशन और गवाहों की उपस्थिति प्रमाणित नहीं है तो वसीयत को खारिज किया जा सकता है सर। ये भी सर बड़ी महत्वपूर्ण इसमें डिसाइड किया गया। इसी प्रकार से निरंजन उमेश चंद्र जोशी विरुद्ध मुर्दुला ज्योति राव 2006 13 ACC 433। ये भी जजमेंट है सर। जब सभी गवाह मर चुके हों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और 69 लागू होगी, मतलब यदि गवाह ही नहीं मर चुके हैं, तब ये धारा की जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था उस तरीके से उसको हस्तलेख विशेषज्ञ की राय, परिस्थिति जन्य साक्ष्य अन्य माध्यमों से आपको सर उसको साबित करना होगा। ये पूरे ये इससे महत्वपूर्ण जजमेंट भी हैं और इसमें व्याख्या है सर अंत में। और धनीराम बनाम शिव सिंह का 2023 का एक वसीयत से रिलेटेड बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसी उस शीर्षक से बनाया है सर मैंने, ऐतिहासिक फैसला धनीराम बनाम शिव सिंह। मतलब रजिस्टर्ड वसीयत जो है इसमें ये बताया गया है कि इसके फैक्ट भी लिखे हैं सर मैंने। आप अब वो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है सर, इसलिए मैं आपको इसका सारांश बता देता हूँ कि न्यायालय ने पाया है कि गवाहों की गवाही में विरोधाभास था और वसीयत के निष्पादन को विधि सम्मत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया था, अतः वसीयत को अमान्य घोषित किया गया। संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत किया गया, ये इसमें बताया गया था सर। मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड करने से वसीयत वैध नहीं हो जाती है, वो इसमें यह भी बताया गया है कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यदि रजिस्टर्ड करा ली तो उसी से वैध नहीं हो जाएगी। उसके अंदर जो कानूनी जरूरतें हैं, जो कानूनी आवश्यकता उनको आपको पूरा करना होगा। यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो उसको आपको साबित भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप केस जीत ही गए। ये आपको हर तरफ से आपको उसमें कानूनी बातों का सर आपको ध्यान रखना होगा। अध्याय 9 में वसीयत की सत्यता और सुझाव के लिए कुछ सावधानियां सर बताई गई हैं। ये अंतिम अध्याय सर शार्ट में बता देता हूँ। वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध वसीयत बनाते समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जैसे कि डिमेंशिया, कोई रोग से पीड़ित था, तो वसीयत को अदालत खारिज कर सकती है। सावधानी क्या रखना होगी आपको, वसीयत बनाते समय वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर से प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जा सकता है कि वसीयतकर्ता के द्वारा जब वसीयत बनाई जा रही थी उस समय ये स्वस्थ थे। डॉक्टर का प्रमाण पत्र उसके साथ आप लगा सकते हैं। दूसरा है या वसीयत के साथ संलग्न करें। अगला है सर इसमें स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल।
यदि किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर वसीयत बनवाई गई है, जैसे बेटा पिता पर दबाव डालकर खुद के नाम वसीयत करवाए, तो यह अप्राकृतिक वसीयत मानी जाएगी और कोर्ट में रद्द की जा सकती है। सावधानी क्या रखना होगी? नंबर 1 है सर इसमें, वसीयत करते समय स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए गवाह। दूसरा है, नोटरी या वकील की उपस्थिति में वसीयत करना बेहतर है। नोटरी वकील साहब से को भी अधिकार दिया गया है कि वसीयत कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। इसको हस्तलिखित भी की जा सकती है। मतलब ये कानूनी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप या तो नोटराइज करवाएं या रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। वसीयतकर्ता, अगला पॉइंट है सर, वसीयतकर्ता अपनी मर्जी से दस्तावेज बना रहा है, यह बात गवाह कह सकें, इसके लिए वसीयत करते समय का एक छोटा वीडियो भी बनाया जा सकता है। ये कुछ टिप्स हैं सर कानूनी, जो जैसा मुझे लगा तो मैंने आपको उपाय बता दिया। अगला है सर, उसका उदाहरण है, मैं अपनी संपत्ति अपने बच्चे को देता हूं, या अस्पष्ट वाक्य, किसको कितनी संपत्ति मिलेगी यह स्पष्ट नहीं है सर। इसमें इसमें सावधानी क्या रखना है, हर संपत्ति जैसे प्लाट नंबर, खसरा नंबर, बैंक अकाउंट नंबर का पूरा विवरण लिखें कि कौन सी संपत्ति किसको दी जा रही है। उत्तराधिकारियों के नाम, जन्म तिथि, पता आदि सभी सही होना चाहिए। सही गवाहों की उपस्थिति, धारा 63 में गवाह सही रखें सर। गवाह ऐसे हो जो वसीयतकर्ता को जानते हो और भविष्य में कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो। गवाहों के नाम, पते, आधार कार्ड जैसे पहचान दस्तावेजों के साथ वसीयत में जोड़े जा सकते हैं। अगला है, वसीयत का सुरक्षित स्थान पर रखना। कई बार वसीयत की मूल प्रति खो जाती है, या कोई उत्तराधिकारी उसे जानबूझकर छुपा देता है, जलाकर नष्ट कर देता है यदि उसे कम संपत्ति दी गई है। तो सावधानी क्या है सर इसमें कि वसीयत की मूल प्रति किसी विश्वसनीय व्यक्ति जैसे वकील, बैंक लाकर या नजदीकी रिश्तेदार के पास रखें। एक प्रति विश्वसनीय गवाह के पास या परिवार के अन्य सदस्यों के पास में हो। अच्छा, इन सबसे बचने का एक और बड़ा जबरदस्त रास्ता है सर, क्या यदि आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वो हमेशा ऑनलाइन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास उसका उपलब्ध होगा। यदि आपके पास जो प्रति है वो कहीं डूब पानी में भी गिर गई, जल भी गई, नष्ट भी हो गई, तो आप उसकी प्रमाणित कॉपी वहां से प्राप्त कर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त सुरक्षा और सुविधा आपको प्राप्त होती है कि वहां वसीयत को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें वसीयत का पंजीकरण बनवाना, उपपंजीयक कार्यालय में वसीयत का पंजीकरण कराएं। वसीयतकर्ता को स्वयं उपस्थित होना होगा। मृत्यु उपरांत प्रोबेट की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अदालत से वसीयत की प्रामाणिकता सुनिश्चित कराना। डिजिटल प्रमाणन के बारे में भी इसमें बताया गया है। और ये अंत में सर समापन है। तो ये मैंने आज के वीडियो से संबंधित सभी जानकारी सर आपको दे दी है। ये वीडियो का ई बुक का टाइटल है, गवाहों के मर जाने पर वसीयत कैसे साबित करें। मैं इसका सिर्फ अध्याय 1 और 2 और 60 में बता देता हूँ कि वसीयत का विधिक महत्व क्या है। यह वह दस्तावेज है जिसे व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण किसे और कैसे किया जाए यह स्पष्ट करता है। ये इसकी पूरी परिभाषा इसमें दी हुई है सर। धारा 59 के बारे में भी इसमें बताया गया है, धारा 63 में भी बताया गया है। धारा 63 का उदाहरण पढ़ देता हूँ। राम ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा कि उसके खेत बड़े बेटे को मिले। दस्तावेज पर राम और दो गवाहों ने हस्ताक्षर किए, यह वसीयत वैध है। राम ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा कि उसके खेत बड़े बेटे को मिले। बिल्कुल सर, ये वसीयत का वैध उदाहरण हो गया आपका। इसी प्रकार से धारा 67 का भी है, इसमें धारा 68 का भी बताया गया है। और वसीयत के जो साबित करने में गवाहों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है सर। इसको मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। गोविंद ने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत की। वसीयत के समय उनके दो मित्र मौजूद थे, मोहन और सोहन। गोविंद ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए और मोहन तथा सोहन ने यह देखने के बाद वसीयत पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। ये दोनों सत्यापन करता गवाह कहलाते हैं। ये इन सबको इसमें परिभाषित किया गया है। तो इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे संपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और ई बुक के अंदर से भी सर मैंने आपको जानकारी इसलिए प्रदान की ताकि आप वीडियो के दौरान ये देख और समझ लें कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा कॉपी पेस्ट कर दी गई है। ई बुक और डाउनलोड आपको लिखा दिखाई देगा, उसकी लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप वहां से भुगतान करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये ईमेल के जरिए आपके पास भेजी जाएगी, वहां से आप इसको आपके मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं सर, एक आसान सुविधा है। और यदि आपको लगता है तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है।
सिर्फ मार्गदर्शन और सूचनाएं, इसको आप किसी कोर्ट या अदालत में पेश नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी विभाग में आप पेश नहीं कर सकते। एक पीडीएफ है सर, एक नोट्स है ये एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का एक प्रयास है, एक जानकारी है ये, ताकि आपको पता चल सके कि हम प्राइमरी रूप में या हमारे सामने यदि ऐसे हालात बन जाते हैं तो हम क्या क्या रास्ते अपना सकते हैं। वसीयत से रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। नोटिस से रिलेटेड भी तकरीबन 50 से ज्यादा वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। भारतीय न्याय संहिता 2023 से भी रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इसमें धारा 2 पे स्पेशल वीडियो अपलोड किए हैं सर मैंने 39 वीडियो, क्योंकि धारा 2 परिभाषा जो है उसमें 39 परिभाषाएं दी गई हैं, तो हर एक परिभाषा को विस्तृत डिटेल के साथ मेरे द्वारा इसको समझाया गया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो आज का सर जो हमारा वीडियो है गवाहों के मर जाने पर वसीयत कैसे साबित करें, तो इस पे सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं सर वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं वसीयत से, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने बड़े सूक्ष्म पॉइंटों पे जो जो व्यूअर्स के सवाल हैं सर मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, और अभी मेरे द्वारा वर्तमान में व्यूअर्स की कमेंट्स पे ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे पहले मेरे द्वारा फैमिली कोर्ट पर वीडियो बनाए जा रहे थे। फैमिली कोर्ट पे भी तकरीबन मैं 15 से 20 वीडियो जिसको मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं, और उनकी ई बुक भी सभी की मेरे द्वारा लिखी गई है, और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो की ई बुक भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप ई बुक खरीदते हैं सर तो मेरे वीडियो साथ में जरूर देखें, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको पूर्णतः हर चीज समझ में आएगी। इसी प्रकार से फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जिसे कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है, इस पर भी काफी वीडियो बनाए हैं। और फिर सीपीसी पे भी मैंने वीडियो बनाना चालू किए हैं सर। मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि आप सीपीसी पे वीडियो बनाएं, तो वाद पत्र कैसे लिखा जाता है 1 घंटे 17 मिनट का पूरा डिटेल वीडियो एक ट्रेनिंग की तरह मैंने उसमें दिया है सर। चाहे आप युवा अधिवक्ता हैं या आप सीनियर अधिवक्ता हैं या अधिवक्ता हैं, सभी के लिए, या यदि आप एक आम व्यक्ति भी हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, एक आम जन भी हैं, आप घर में भी बैठे हुए हैं, तो हर व्यक्ति के लिए लाभकारी वीडियो है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है। आप उसमें देख के, सुन के, समझ के काफी कुछ सीख सकते हैं, कि एक मार्गदर्शन आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अपलोड है, 1 घंटे 17 मिनट का वीडियो है सर। ऐसा नहीं है कि वो मैंने उसमें कुछ छोड़ा हो, मैंने सब कुछ उसमें बताने की कोशिश की है, सभी आदेश, सभी धाराओं के बारे में, और सीपीसी में कितनी धाराएं होती हैं इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। 2 पार्टों में बांटा गया है, और उस पर भी काफी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, और लगातार ये मेरा वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है। आपकी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को हल करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाती है, और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।